अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आती जाए। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 हम इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। Which rule is violated in the following electric configuration of nitrogen 1x2 2x2 2px2 2py1। तो इसमें जो है वो हुंस रूल को जो है वो वायलेट किया गया, क्योंकि हुंस रूल ये है कि अगर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं आपके पास तो पहले सिंगल सिंगल जो है ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। The energy released when an electron is added to gaseous atom is called। जब कभी एनर्जी रिलीज होती है तो उस वक्त उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नतीजे में हमेशा नेगेटिव आयन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल। लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि हायर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है। तो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Angular momentum is represented by mv square upon r। और in case of electron revolution या according to Planck's quantum theory mv square upon r should be equal to nh upon 2 pi। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आगे डिस्कस होगा, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन इसका सही ऑप्शन mv स्क्वायर अपॉन r है। The subshell which can accommodate a maximum number of 14 electron is called सबशेल। जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे f सबशेल कहा जाता है। s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 आते हैं। लाइक आप s पे 2 से शुरू करें, उसके बाद +4 इंक्रीज करते हैं। An ion of potassium K positive consists of 18 electron, 19 proton and 20 neutron. The mass number of this atom is। mass number का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यह होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 19 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 39। खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन को चार्ज नंबर कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज। ये क्वांटम नंबर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके जी, क्वांटम नंबर बेसिकली हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और सबस्क्रिप्ट में एल होता है या खाली एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर एम और सबस्क्रिप्ट में एस या फिर खाली एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, टेबल को हम देखेंगे। ये हमें मेन शेल के बारे में बताता है के एल एम एन। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है कि कौन सा सब शेल है, एस पी डी एफ। यहाँ पे एक चीज वाज़ेह कर दें कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है इसका मतलब है के शेल है, अगर 2 है तो एल, 3 है तो एम। इसी तरह अगर हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक होती है, लाइक s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो m शेल है, m शेल में n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी, स्मॉल n की वैल्यू 3 और m शेल कैपिटल M की बात कर रहे हैं,
तो इसमें कितने सब शेल होंगे? 3 सब शेल होंगे। उनकी वैल्यूज क्या होंगी? उनकी वैल्यूज होंगी 0, 1 एंड 2, लाइक n-1 तक। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें जो क्वांटम नंबर्स एजीम्यूथल के होंगे वो 3 होंगे, 0, 1 एंड 2। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा -l से +l तक होते हैं। लाइक s के लिए 0 है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 रहेगा। p के लिए l की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका जो है वो 3 हो जाएंगे, -1, 0 एंड +1। इसी तरह अगर d के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है तो उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास 6 हो जाएंगे, -2, -1, सॉरी 5 हो जाएंगे, -2, -1, 0, +1 एंड +2। स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, +1/2 एंड -1/2। +1/2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को और -1/2 शो करता है क्लॉकवाइज स्पिन को। ओके जी, ये जो चीज पहले एक्सप्लेन की थी, शेल के है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, उसमें सिर्फ 0 सब शेल होगा, 0 मतलब s, और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा और 1s उसकी टाइप होगी। स्पिन क्वांटम नंबर इसलिए जिक्र नहीं किया कि s के अंदर दो आएंगे, एक +1/2 एक -1/2। l शेल को अगर हम देखें तो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, मतलब उसके दो सब शेल होंगे, एक 0 सब शेल मतलब s, एक 1 सब शेल मतलब p। अब s की कितनी शेप्स होंगी? एक ही शेप होगी, 0 मतलब कोई उसका जो है वो फर्दर डिवीजन नहीं है, लेकिन p की -1, 0 एंड 1 मतलब 3 डिवीजन है। तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो अगर 6 के पेयर करें तो 3 पेयर बनते हैं। सेम इसी तरह m रिप्रेजेंट किया गया है 3 से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0, 1 एंड 2। s के लिए 0, p के लिए -1, 0 एंड +1, d के लिए -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है d की टोटल 5 शेप्स होती हैं। इसी तरह अगर हम n शेल में जाए तो यहाँ f को रिप्रेजेंट किया गया है -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ये टोटल 7 वैल्यूज है। तो 7 का डबल करें तो 14। इसका मतलब ये है कि f के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनके 7 पेयर हैं, अगर वो पेयर की फॉर्म में रहेंगे, और टोटल उसकी जो शेप्स होती हैं वो 7 शेप्स होती हैं। अब इनकी जो है वो शेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ टोटल हमारे पास जो मेन शेल हैं वो 7 तक होते हैं, और जो सब शेल हैं वो हमारे पास सिर्फ 3 है, एस पी डी, सॉरी 4 है, एस पी डी एंड एफ। यहाँ पे ये चीज काबिल जिक्र है कि के सब शेल में, के मेजर शेल में एक सब शेल है एस, एल में दो सब शेल हैं एस एंड पी, एम में 3 सब शेल हैं एस पी एंड डी, एन में 4 सब शेल हैं एस पी डी एंड एफ, ओ में 5, ओ में भी 4 सब शेल हैं, एन एंड ओ दोनों में 4-4 सब शेल हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। पी में 3 सब शेल हैं एस पी एंड डी, और क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल है एस। और अब तक क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड या नंबर ऑफ रोज हैं, तो वो नंबर ऑफ रोज जो है शो करती हैं नंबर ऑफ शेल्स को। तो दो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो 7 हैं, तो इसलिए क्यू तक अब तक अवेलेबल जो है वो शेल्स हैं। ओके जी, उसके बाद कुछ इनकी शेप्स के हवाले से शेप्स हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, इस पे जो है वो दिया नहीं है अभी। शेप्स हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लें। ओके जी, नेक्स्ट, हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन एम। एम की जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 3 होती है, तो उसके सब शेल भी 3 ही होंगे। विच शेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। पहला शेल जो है वो के होता है, तो के नियरेस्ट टू न्यूक्लियस है।
on the basis of Hund's rule, the electron configuration of 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में, नाइट्रोजन के शेल्स में होते हैं। नाइट्रोजन के वैसे जो है वो हमारे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के अंदर जो है वो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2s2, 2px, 2py1, 2pz1। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये एल में है और ये पहले के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एस में मौजूद है। An atom having electron configuration 287 is likely to show a valency of, एक ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी हमारे पास, जिसमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी -1, क्योंकि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 7 लूज करे। और ये कॉन्फ़िगरेशन हेलोजन्स की है कि हेलोजन नेगेटिव आयन बनाते हैं और उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एन एटम बिकम एनाइन बाय, एनाइन हमेशा नेगेटिव आयन होता है और वो जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनाइन बन जाता है। द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स हेल्प इन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज जो है वो बॉन्ड लेंथ भी बताता है और नेचर ऑफ बॉन्ड भी बताता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट होगा या आपके पास पोलर कोवेलेंट होगा या आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट विल फॉर्म एनाइंस, एनाइंस हेलोजन बनाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एमिशन ऑफ एल्फा, the emission of a beta particle from nucleus rise to positive charge by 1, जब कभी बीटा पार्टिकल निकलता है तो इसका मतलब है नेगेटिव पार्टिकल निकला है तो चार्ज +1 बढ़ जाता है। when a stable element is bombarded with alpha particle, its nucleus is disintegrated and it emits radiation. This is known as आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हमेशा आपके पास किसी भी एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल से बम्बार्डमेंट की जाती है और एक न्यूट्रल एटम को रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। विच इज अ ट्रू ऑर्डर, अगर खाली हेलोजन में देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा और फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसीडर द रिएक्शन एल्यूमिनियम 1327 2 4 एंड 1 न्यूट्रॉन प्लस एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम प्लस हीलियम। हीलियम इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एक हमें न्यूट्रॉन दे रहे हैं। दोनों तरफ अब चार्ज और मास नंबर को सेम करके देखें। चार्ज नंबर अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो चार्ज नंबर 13 + 2 और राइट साइड पे अगर हम देखें तो 0। तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट साइड पे हमारे पास 15 है, राइट साइड पे 0 + x है तो x की वैल्यू 15 होगी। अब हम मास नंबर को देखते हैं, 27 + 4, 27 + 4 इज 31। दूसरी तरफ हमारे पास 1 + x है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 30 होगी। तो जो x एलिमेंट है वो है 15 30। तो ओवरऑल हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज फॉस्फोरस 15 30। The atomic mass of an element is 59 and its atomic number is 27. The number of neutrons contained in nucleus will be, न्यूक्लियस में कितने होंगे न्यूट्रॉन्स? तो आप एटॉमिक मास 59 - 27 करेंगे तो 32 आएगा। तो न्यूक्लियस में आपके पास 32 टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ protons या charge number. Next one is the particle whose mass is equal to electron but unit positive charge is called positrons. The rays which can be used as projectile for ionizing
gas molecules are called? For gaseous molecules are called alpha particle. Alpha particle सबसे ज्यादा आयनाइजिंग है, जबकि gamma particle सबसे ज्यादा penetrating है. Next question is the energy of atomic orbital in which shell increase in order to. तो जो सब शेल की एनर्जी है वो एस पी डी और एफ के हिसाब से इंक्रीज होती है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है. लाइक आपके पास जो 3s है वो 2p से ज्यादा एनर्जी रखते हैं. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन होना चाहिए था ये शेल्स के बारे में होना चाहिए था और उनके ऑप्शन के एल एम एन के हिसाब से पूछा जाना चाहिए था. लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए एसपीडी के हिसाब से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू डैश आना चाहिए था. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज ऑफ बॉ प्रिंसिपल. ऑफ बॉ प्रिंसिपल का मतलब यह है कि आपके पास हमेशा जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में फिल किए जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, ये जो है वो चैप्टर 3 का एंड है. अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4, since two sp hybrid orbital lie on the same plane in opposite direction is called diagonal. diagonal या linear कहा जाता है. पहले हम इसके रिलेटेड जो है कुछ चीजें जो है वो देख लें. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें 180 डिग्री का एंगल होगा और शेप लीनियर या डायगोनल कहलाएगी. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें 120 डिग्री का एंगल होगा और शेप आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लाइक जस्ट अ ट्रायंगल. अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो एंगल आपके पास 109.5 डिग्री होगा और शेप आपके पास टेट्राहेड्रल होगी. अगर आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लाइक दो पिरामिड को जिस तरह मिक्स करते हैं तो इस तरह की आपके पास शेप होगी और एंगल जो है वो एक 120 डिग्री होगा और दूसरी साइड से 90 डिग्री होगा. अगर आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल होगी, लाइक 8 हेड्स होंगे. ओके जी, नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें मजीद हम देख लें. ये एक एग्जांपल है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की PCl5. PCl में हमारे पास नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन PCl3 की बात कर रहे हैं. लेकिन PCl5 जब ज्वाइन होता है तो उसमें sp3 और एक हाइब्रिड d ऑर्बिटल 3d1 जो है वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन है. ये जस्ट यहाँ पे आप याद रखने के PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. ओके जी, नेक्स्ट अगर आपके पास लॉन पेयर मौजूद हो, अभी हमने जो शेप्स डिस्कस किए हैं वो एंगल थे विदाउट लॉन पेयर. अगर इसमें लॉन पेयर्स मौजूद हों तो क्या होगा? अगर आपके पास लीनियर शेप है और कोई लॉन पेयर नहीं है तो जो शेप होगी वो आपके पास लीनियर ही रहेगी और 180 डिग्री एंगल होगा. लेकिन अगर आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है, लाइक sp2 हाइब्रिड है, तो आपके पास एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा. लेकिन अगर एक भी लॉन पेयर उसके अंदर आ गया तो एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा. अगर आपके पास टेट्राहेड्रल लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें 109 डिग्री एंगल है, लेकिन अगर जो है वो एक लॉन पेयर आया है तो एंगल जो है वो 109 से कम हो जाएगा. इसकी एक एग्जांपल है वाटर. वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक लॉन पेयर होता है तो एंगल 104 डिग्री हो जाता है. लेकिन अगर जो है वो दो लॉन पेयर मौजूद हों आपके पास तो उसके बाद आपके पास एंगल 109 डिग्री से बहुत ज्यादा कम हो जाता है. इसी तरह अगर आपके पास जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और एक लॉन पेयर, दो लॉन पेयर के हिसाब से ये आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं. ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. ये जो पार्ट 5 और 6 है, जस्ट ये जो पार्ट है पार्ट 5 का फर्स्ट sp3 और ऑक्टाहेड्रल शेप,
ये आपके पास कब होगी, जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तब ऐसी शेप्स आएंगे। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। The halogens are expected to have high electron affinity because of their S2 and P5 कॉन्फ़िगरेशन। S2 P5 कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास अगर देखा जाए जो P5 है तो वो फर्दर डिवीजन होगा PX2, PY2 एंड PZ1। अब PZ1 में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बहुत इजीली पेयरिंग कर सकता है, और बाकी जो दो P के अंदर मौजूद पेयर्स हैं PX और PY के, वो मुकम्मल पेयर हैं, तो उनकी स्पिन इतना ज्यादा रिपेल्जन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। The tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। According to Pauling, if the electronic difference between electronegativity of two atoms is 1.7, then the bond formed is 50% ionic। ये जो है वो पॉलिंग रूल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड जो है वो आयनिक करैक्टर रखेगा, और अगर 0.4 और 1.7 के दरमियान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो आपके पास जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट होगा। अगर 0.4 से कम है तो वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रल, ये अभी हम देख चुके हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज इथाइन। इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इथीन में डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इथेन में आपके पास सिंगल बॉन्ड हैं सारे के सारे, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे sp2, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। Which of the following has no tetrahedral shapes? किसकी जो है वो टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, वो है PCl5। PCl5 की शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बाकी सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि PCl5 में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। In which of the following type of hybridization the bond angle is 120, that is sp2 hybridization, ये अभी हम देख चुके हैं। Which of the following statement is correct? Sigma bond is stronger than pi bond, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कार्बन एटम इन एथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, इज इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल विद वन लॉन पेयर और एंगल 104 डिग्री होता है वाटर में। In sp3 hybridization the ratio of s and p, s 1 ऑर्बिटल और p 3 ऑर्बिटल मिलके हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। The valence electron pair of an atom repel one another and orient themselves far apart from each other so that the repulsion between them is maximum is known as Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory। ये थ्योरी कहती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को इस हद तक रिपेल कर सकते हैं कि वो एटम स्टेबिलिटी गेन करे और उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए। The bond angle between the orbital in geometrical structure of methane, methane is sp3 hybrid and angle is 109 degree, और मिथेन में जो है वो कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं होता, इसलिए शेप जो है वो टेट्राहेड्रल और एंगल जो है 109 डिग्री होगा। इन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की है यहाँ पे, लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर की बात नहीं की, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाटर में नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही होते हैं। द पोटेशियम टेंड्स टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू हैव, पोटेशियम के लास्ट शेल में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो जो है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ला के अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज एसोसिएटेड विद
sp2 के साथ ट्राइगोनल शेप रिलेटेड है, ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसिटाइलिन पोजेस, एसिटाइलिन में हमारे पास अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड है, तो उन ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है और दोनों C ने एक एक H एटम अपने साथ अटैच किया है, उनके साथ भी एक एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो एक सिग्मा बॉन्ड C के दरमियान और एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट पे C और H के दरमियान, एक सिग्मा बॉन्ड राइट पे C और H के दरमियान, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और दरमियान में जो 3 बॉन्ड हैं C के दरमियान उनमें से 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ tightly bonded electron isolated atom in gaseous state is called, अगर जहां पे आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव आयन बनाना हो तो उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s एंड 1s और 1p मिक्स होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम डायगोनल या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। The electronic configuration of carbon in excited state, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1। ये 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं लेकिन ग्राउंड स्टेट में होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल 2pz में चला जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। फिर ये 2s और 2p के सारे सब शेल मिलके जो है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिससे हाइब्रिडाइजेशन होती है। वो बिल्कुल अलग डिस्कशन है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इसके अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। म्यू इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई ई, ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, या डी मल्टीप्लाई बाई क्यू इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट कोप्लेनर, sp3 is not a coplanar structure. The shape of d orbital is double dumbbell, s की स्फेरिकल होती है और p की डम्बल शेप्स होती हैं, d की डबल डम्बल शेप्स होती हैं, f की कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग एंड लॉन पेयर इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। ये आपके शायद बुक में मौजूद नहीं है लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, उन सबको ऐड कर दें कितने बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर हैं तो उसे किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर कहते हैं। द रिपल्जन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम व्हेन एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो रिपल्जन मैक्सिमम तभी होगी जब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे और वो 180 डिग्री पे ही है आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर 4 का एंड होगा। चैप्टर नंबर 5 इज द लास्ट चैप्टर ऑफ असाइनमेंट 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है CH4 एंड O2 CO2H2O। ये कंबशन का रिएक्शन है और इसमें से हमेशा हम एनर्जी गेन करते हैं, जो ये नॉर्मल सी बात है, ये एक्सोथर्मिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ HI, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द इक्वेशन C+2SCS2 +117 ये पॉजिटिव एनर्जी जो वो शो कर रही है कि एंडोथर्मिक होगा। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है, पॉजिटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। द साइन ऑफ डेल्टा H रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी। The heat change in a chemical reaction is same whether it take place in one direction or in several steps is represented by Hess's law। Hess's law ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप्स में हो, हमेशा उसकी टोटल एनर्जी रिएक्शन की सिंगल स्टेप में या मल्टीपल स्टेप्स में सेम रहेगी। आप इनिशियल से फाइनल स्टेट में किसी भी तरह चले जाएं एनर्जी सेम रहेगी, ये Hess's law कहलाता है।
Which of the following statement is not correct about Hess's law of constant heat summation? It help in heat कैलकुलेटिंग हीट ऑफ कम्बेशन. हीट ऑफ कम्बेशन जो है वो हेसिस लॉ से नहीं कैलकुलेट की जा सकती, क्योंकि हीट ऑफ कम्बेशन में कुछ चीजें आपके पास गैसियस फेज में चली जाती हैं, कुछ जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और कुछ जो है वो लाइक आपके पास जैसे CO2 और H2O बन रहा है, तो कुछ हीट जो है वो H2O को हीट करती है, कुछ हीट CO2 एब्जॉर्ब करके बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. द एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि जब आप वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो उसके लिए वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा. जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाएगी. द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. टोटल हीट कंटेंट अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ जस्ट हीट कंटेंट है, तो हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन एंथैल्पी होगा. ये मार्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो इसका एंथैल्पी है. जो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज वो इंटरनल एनर्जी होगा. सिंस द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट इज जीरो, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज ऑलवेज नेगेटिव. जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, कोई कंपाउंड बनता है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो उसकी जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगी. लेकिन बहुत रेयर केसेस में, लाइक आपने अभी एग्जांपल देखी है HI, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव थी. Hess's law deals with calculating the heat of reaction या फिर heat of formation, दोनों आ सकते हैं. यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हीट ऑफ रिएक्शन था. Which of the following statement does not correspond to first law of thermodynamic? थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट रिलेट नहीं करती, वो आपने चूज करनी है. एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक है. अ सिस्टम मे लूज एनर्जी बट दैट एनर्जी विल गो टू सराउंडिंग टू इंक्रीज, ये बात भी बिल्कुल सही है कि एनर्जी कैन नॉट बी created or destroyed but converted one form to another but total amount remain constant. तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है. तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द इक्वेशन QP is heat supplied at constant pressure is equal to delta H represent the enthalpy of reaction. एंथैल्पी क्या होता है? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मैथमेटिकली कैन बी रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट लॉ हमारे पास है Q इज इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू. अगर ये W उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा E प्लस डब्ल्यू. हीट सप्लाई इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एनीथिंग अंडर एग्जामिनेशन इज कॉल्ड सिस्टम. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कैन बी मेजर्ड एट 273 Kelvin या 0 degree centigrade. The law which state the amount of heat evolve or absorb in a process is same. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Hess's law. 1 kilocalorie is equal to 4.1868 kilojoules. 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल्स. दोनों तरफ किलो लगा है तो इसलिए हमें किलो सिलेक्ट करना पड़ेगा. The SI unit of heat of formation is kilojoules per mole. If the exchange of matter and energy both take place when the system and surrounding, it is known as open system. Open system में surrounding और system दोनों के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर होता है और मास ट्रांसफर भी हो सकता है. क्लोज सिस्टम क्या होता है? इफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में हीट रिलीज हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है सराउंडिंग में, लेकिन मास नहीं जा सकता बाहर. ओपन सिस्टम की एग्जांपल है आपके पास इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और क्लोज सिस्टम की आपके पास एग्जांपल है कि आप जो है वो एक बंद जार में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाए. थर्ड वन इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बोथ बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि आप जो है पानी के अंदर शुगर को डालें और उसे मिक्स कर दें और बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं ले और वो उसी वाटर की एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व हो जाए, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है. द हेटेरोजीनियस सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेजेस। मोर देन वन फेजेस का क्या मतलब है? एनी नंबर ऑफ फेजेस, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इफ Q is added to the system, W is a work done by the system। इसका मतलब क्या है कि आपने Q सप्लाई किया, W उससे ले लिया। इसका मतलब क्या है कि आप टोटल सप्लाई में से जो वर्क कर रहे हैं उसे माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी शो करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। The properties of system which are independent of amount of material are called intensive properties। जो मटेरियल पे डिपेंड करती हैं उन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। नेक्स्ट 47 का आंसर ऑप्शन बी होगा। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज: प्रेशर एंड डेंसिटी, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। आप मैटर की अमाउंट ज्यादा ले या कम ले, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस टेंशन पे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, लाइक आप जो है वो एक गिलास पानी ले, एक जग पानी ले या एक टब पानी ले, उन सब का प्रेशर या डेंसिटी सेम रहेगी, चाहे वो ग्लास में हो या जग में हो। इसका मतलब है मास ज्यादा या कम करने से फर्क नहीं पड़ा। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की डिस्क्रिप्शन कौन कौन सी चीजें दे सकती हैं? तो आपके पास कंपोजिशन भी है, टेम्परेचर भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, स्पेसिफिक हीट भी है। तो ऑल प्रॉपर्टीज कैन टुगेदर गिव description of system. If the temperature remain constant during each stage of process, then this is called isothermal। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबैरिक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आइसोखोरिक। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, however it may be transformed from one form to another। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपने सिलेक्ट करनी है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात सही है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये बात भी सही है। इसका मतलब है इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा कि कोई भी स्टेटमेंट ऊपर गलत नहीं दी हुई। द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कंटेंट या एंथैल्पी विद इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज heat content, that is heat supplied at constant pressure equal to change in internal energy plus PV, that is work done। Which of the following fundamental thermodynamic property depend upon the state of system। state of system क्या होता है कि इनिशियल वैल्यूज क्या है सिस्टम की और फाइनल वैल्यूज क्या है, दरमियान में क्या हो रहा है, इस चीज से कोई भी गर्ज ना हो तो इसे स्टेट ऑफ सिस्टम कहा जाता है। तो हीट कंटेंट या इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि इनिशियली वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या आपके पास जो एलिमेंट रिएक्शन से पहले वो किस तरह से है, रिएक्शन के बाद किस तरह से है। जस्ट वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि इनिशियल वैल्यूज क्या थी एनर्जी की और फाइनल वैल्यूज क्या थी। नेम द apparatus used for measuring the heat change is called calorimeter and the technique is called calorimetry। The reaction N2 3s2 to NH3, that is negative heat of reaction, तो इसे हम कहेंगे exothermic reaction। Okay ji, this is the end of chapter 5 and assignment 1। This was a part of chemistry। If you have further any question or any query, you can contact us on WhatsApp group। आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।